जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे जीके का 30 MCQ प्रश्न और जीएस का 20 MCQ प्रश्न, यानी कि कुल आपको 50 MCQ प्रश्न इस वीडियो में कराया जाएगा दोस्तों, जो कि 30 MCQ प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन के होंगे और 20 MCQ प्रश्न जो है वो आपके सामान्य विज्ञान से होंगे। तो आप जेपीएससी, जेएसएससी, रेलवे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो इस वीडियो से जो है आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाला है। आप जेएसएससी अगर सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या क्षेत्रीय कार्यकर्ता की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो भी इस वीडियो से जो है आपके लिए रामबाण के समान होगा दोस्तों ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में सारे प्रश्न जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है और ये जो है आपको सारे प्रश्न जो आपका एग्ज़ाम गुरु है इसी बुक से कराया गया है दोस्तों। तो आप इस चैनल में अगर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जो है आपको झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है और साथ में आपको जो है झारखंड के जो भी एग्ज़ाम से रिलेटिव नोटिफिकेशंस हो या अपडेट हो वह इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाता है। और आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए दोस्तों। इसके बाद आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि आज का जो पहला प्रश्न है आपके सामने में, और आपको जो है इन प्रश्नों का व्याख्या भी साथ में बताया जाएगा। जो व्याख्या के प्रश्न होंगे दोस्तों वो आपको व्याख्या ज़रूर बताया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए हम प्रश्न को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं पहला प्रश्न, नीति आयोग द्वारा बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2023 के अनुसार भारत में निर्धनता की तीव्रता वर्ष 2019-20 में कितनी है? 47%, 46%, 45% या 44%? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 44%। ठीक है, बहुआयामी निर्धनता की तीव्रता की अगर बात करें 2019-21 में जो है जनसंख्या के लिए जो है ये आपका 44.39% जो है ये था। और अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें दोस्तों तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये 44.55% था और शहरी क्षेत्र में आपका 43.10% था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, जापान या इजराइल। तो इसमें आपको विचार करना है कि उपयुक्त में से कितने देश नाटो +5 व्यवस्था का हिस्सा है, यानी कि नाटो का जो है ये कौन सा हिस्सा है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है राइट हो जाएगा दोस्तों। ये सभी पांचों देश जो हैं आपके नाटो के सदस्य देश हैं। ठीक है, नाटो का जो फुल फॉर्म है वो आपका होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, आप लिख लीजिए दोस्तों। तो इसमें नाटो के जो सदस्य 5 देश हैं आपके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान तथा इजराइल जो है इसमें सदस्य देश के रूप में शामिल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निजी क्षेत्र की विमान सेवा कंपनी विस्तार का निम्नलिखित में से किस कंपनी में विलय प्रस्तावित है? इंडिगो, गो एयर, अलायंस एयर या एयर इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है दोस्तों राइट हो जाएगा। एयर इंडिया में जो है इसका जो है विलय कर दिया जाएगा, निजी क्षेत्र के जो विमान सेवा है उसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निजी क्षेत्र में के निम्नलिखित में से किस बैंक के प्रबंधक निर्देशक सह सीईओ पद पर 3 वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए शशिधरन जगदीशन की पुनः नियुक्ति की गई है? ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक या यस बैंक।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है दोस्तों राइट हो जाएगा। HDFC बैंक का जो है पुनः आपका जो CEO है वो नियुक्त किया गया है शशिधरन जगदीशन को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 1 सितंबर 2023 की स्थिति के अनुसार भारत में निर्यात उत्कृष्टता के शहरों की संख्या कितनी है? 39, 41, 43 या 45? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 43। 43 शहर जो है ये उत्कृष्टता शहरों की संख्या में आपका 43 है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि काजल कुमारी जिसने संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित बाल अधिकार सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व की का संबंध किस जिला से है? रांची, जमशेदपुर, कोडरमा या गुमला? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। काजल कुमारी का जो संबंध है वह कोडरमा जिला से आपका पड़ता है, झारखंड के कोडरमा जिला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? अगर पंचायत जो है वो भंग हो जाता है तो कितने समय के अंदर जो है उसका निर्वाचन होगा? 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना या 1 वर्ष? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 6 महीना। ठीक है, 6 महीना के अंदर जो है वहाँ पे चुनाव कराना आवश्यक होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? असम, केरल, नागालैंड या त्रिपुरा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। नागालैंड में जो है आपका पंचायती राज व्यवस्था वहाँ पे नहीं है। वहाँ आपका असम में पंचायती राज है, केरल में है और त्रिपुरा में भी है, लेकिन कि नागालैंड में जो है पंचायती राज व्यवस्था नहीं चलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। नेहरू रिपोर्ट, गांधी इरविन पैक्ट्स, पूना पैक्ट्स या सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन? तो इसमें आपको सही कूट का चयन करना है दोस्तों। तो इसमें सही कूट क्या हो जाएगा? तो इसमें सही कूट हो जाएगा आपका सबसे पहले जो हो जाएगा वो नेहरू रिपोर्ट हो जाएगा। 1 नंबर में नेहरू रिपोर्ट, इसके बाद 1 नंबर के बाद आपका जो हो जाएगा वो सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा, 4 हो जाएगा दोस्तों। 4 के बाद जो है आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था, 2 हो जाएगा। इसके बाद सबसे बाद में जो है ये पूना फैक्ट हुआ था, यानी कि 3 हो जाएगा। 1, 4, 2, 3। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सही क्रम आप अगर देखेंगे तो आपका ये जो नेहरू रिपोर्ट है, ये नेहरू रिपोर्ट जो आपका आया था दोस्तों 1928 में। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट 1928 में। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था दोस्तों ये 1930 में। ठीक है, इसके बाद गांधी इरविन समझौता जो आपका हुआ था ये 1931 में हुआ था। इसके बाद पूना फैक्ट जो हुआ था ये 1932 में हुआ था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित का सही क्रम नीचे दिए गए कूट को चुनिए। सी राजगोपालाचार्य योजना, वेवेल योजना, माउंटबेटन योजना या कैबिनेट मिशन योजना? तो आपको सही कूट का इसमें चयन करना है कि कौन सी योजना कब हुआ था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सबसे पहले जो हुआ था वो सी राजगोपालाचारी योजना 1 नंबर हुआ था, फिर वेवेल योजना हुआ था, फिर जो है आपका कैबिनेट मिशन हुआ था, और कैबिनेट मिशन के बाद जो है ये माउंटबेटन योजना हुआ था। तो यानी कि 1, 2, 4, 3 ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, श्री राजगोपालाचारी योजना जो था ये आपका 1944 में हुआ था, 1944 में हुआ था। इसके बाद आपका जो ये वेवेल योजना है ये 1945 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद कैबिनेट मिशन योजना जो है ये आपका 1946 में आया था। इसके बाद जो है आपका माउंटबेटन योजना जो था ये 1947 में। ठीक है, तो आप ये सब सारे डेट को लिख भी लें दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि इसमें कौन सा कथन गलत है वो आपको चयन करना है दोस्तों।
पहला कथन है आपका, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देता है। या फिर आपका विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षा वनों में पाई जाती है। जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। तो इसमें गलत कथन का आपको चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो गलत है दोस्तों कथन, वो ऑप्शन नंबर ए जो है यही आपका गलत है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। बाकी आपके ये तीनों कथन जो है ये तीनों आपके राइट हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। हरियाणा का जो है ये राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जो है ये हरियाणा का हिस्सा नहीं है। बाकी आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान का जो है ये चंबल अभयारण्य जो आपके हैं वो हिस्से में आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध हैं? हेप्टाथलॉन, भाला फेंक, टेनिस या कुश्ती। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका नीरज चोपड़ा जो है वो भाला फेंक से संबंधित हैं। और नीरज चोपड़ा एक भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलेटिक प्रतिस्पर्धा में जो है वह भाला फेंकने वाले खिलाड़ी हैं, जो कि 2016 ईस्वी में दक्षिण एशिया 2016 में इन्होंने दक्षिण एशिया खेलों में भारतीय को जो है रिकॉर्ड के बराबरी करते हुए स्वर्ण पदक दिलाया था। और नीरज चोपड़ा जो है टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे। ठीक है, नीरज चोपड़ा जो है आपका पहले भारतीय खिलाड़ी, टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला आपका पहला भारतीय खिलाड़ी था। और इन्होंने एशियाई खेलों में भी जो है बराबरी करते हुए स्वर्ण पदक इन्होंने दिलाया था। और इसका जो थ्रो था दोस्तों वह आपका 87.58 मीटर। ठीक है, 87.58 मीटर जो है ये जेवलियन थ्रो इन्होंने किया था। और साथ में भारत की जो झोली में पहला गोल्ड मेडल डालने का इन्होंने काम किया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? भट्टा का राजा रामचंद्र सिंह, मालवा का राज बहादुर या मेवाड़ का उदय सिंह या गुजरात का मुजफ्फर शाह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा आपका, कि अकबर से पहले जो है तानसेन को संरक्षण प्रदान करने वाले जो राजा थे वह भट्टा का राजा रामचंद्र सिंह जी थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? सही संबंध आपको बताना है कि अधिकार कर्तव्य के साथ संबोधन है, संबंधित है, या अधिकार व्यक्तिगत है अतः समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र हैं, या नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार न कि कर्तव्य और महत्वपूर्ण है, राज्य के अस्थायित्व के लिए कर्तव्य न कि अधिकार महत्वपूर्ण के लिए। तो इसमें जो है आपको कौन सा संबंध इसमें अधिकार और कर्तव्य के बीच सही संबंध दर्शाता है दोस्तों, उसका चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ये राइट हो जाएगा। अधिकार कर्तव्य के साथ संबोधित करता है। ठीक है, ये जो ऑप्शन नंबर ए है आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉग या एम.एस. स्वामीनाथन या जी.एस. कुश या बी.पी. पाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। नॉर्मन ई बोरलॉग को जो है हरित क्रांति का जनक विश्व में माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है?
इसमें माध्यमिक मेमोरी इसमें से कौन सा नहीं है वो बताना है। सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी या यूएसबी पेन ड्राइव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। ठीक है, ये जो है आपका एक माध्यमिक मेमोरी जो है ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सूची का मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 जो है आपको दिया हुआ है, इसका मिलान करना है आपको। तो इसका जो मिलान है वो आपको देख लीजिए कि इसका सही मिलान क्या होता है। तो महात्मा गांधी जो है वो हिंद स्वराज्य का जो है वो स्थापना किया था। इसके बाद आपका जो है राम मनोहर लोहिया ने द व्हील ऑफ हिस्ट्री इन्होंने लिखा था। इसके बाद आपका जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड लिखा था। इसके बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया वुमेन्स फ्रीडम। तो ये थे इनके लेखक और रचनाएं दोस्तों। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यपाल के शपथ ग्रहण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। राज्यपाल का जो शपथ ग्रहण होता है इसमें से कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है। राज्यपाल से संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ ग्रहण करवाता है या झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार को पद एवं गोपनीयता की शपथ न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता ने दिलाया था, या राज्यपाल के शपथ ग्रहण के लिए उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुमति लेनी पड़ती है, या सभी कथन सत्य हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा गलत पूछ रहा है ना, तो इसमें जो आपका कथन गलत है वो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये गलत है। ठीक है, कि राज्यपाल के शपथ ग्रहण के लिए जो है उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुमति लेना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जब राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है तो जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसी के द्वारा जो है राज्यपाल को शपथ ग्रहण कराया जाता है और शपथ दिलाया जाता है। और झारखंड के संबंध में अगर बात करें तो आपके प्रथम राज्यपाल जो थे वो प्रभात कुमार जी थे, और प्रथम मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें तो वो विनोद कुमार गुप्ता जी थे। ठीक है, तो ये भी कथन सही है और ये भी आपका सही है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर जो है आपको विचार करना है, इसके बाद जो है आपको गलत कथन की पहचान करना है। ठीक है, पहले कथनों पर विचार कीजिए कि बारामसिया गर्म जलकुंड पाकुड़ जिले में स्थित है, रानी बहल गर्म जलकुंड मोर नदी पर दुमका में स्थित है, या लडलाउद पाकुड़ में बोरू नदी पर स्थित है, या शिवपुर सोता गर्म जलकुंड पाकुड़ में स्थित है। तो इसमें जो है आपको गलत कथन इसमें से कौन सा है उसकी पहचान करना है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो गलत नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। आपका बारामसिया भी पाकुड़ में पड़ता है दोस्तों, और रानी बहल आपका ये मोर नदी पर दुमका में स्थित है, और लडलाउद पाकुड़ में आपका बोरू नदी पर स्थित है, और शिवपुर सोता जो है गर्म जलकुंड ये पाकुड़ जिला में स्थित है। ठीक है, तो इसलिए ये सभी जो है सभी कथन आपके सही हैं, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास खाली जगह से हुआ है, सेमेनलिट लिपि से, गुरुमुखी लिपि से, कुटिल लिपि से, या नेपाली लिपि से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है राइट हो जाएगा दोस्तों। कुटिल लिपि से जो है वो प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सूडान की राजधानी क्या है, डोडोमो, खर्तूम, कंपाला, या लुसाका।
तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खर्तूम जो है आपका सूडान की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि खर्तूम जो है आपका क्या है, सूडान की राजधानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष खाली जगह में जारी की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस वर्ष जारी किया गया था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1951 में जो है ये प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों वह आपके प्रधानमंत्री होते थे। ठीक है, और इसके जगह पे अभी पंचवर्षीय योजना का नाम बदल करके जो है नीति आयोग कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको आपको समय के अनुसार जो है वो व्यवस्थित करना है। खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, रौलट एक्ट सत्याग्रह या चंपारण सत्याग्रह। तो आप जब इसे व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहला जो आएगा दोस्तों वो आपका चंपारण सत्याग्रह आएगा। फिर चंपारण सत्याग्रह के बाद जो है चंपारण सत्याग्रह के बाद जो है आपका अहमदाबाद सत्याग्रह आएगा। अहमदाबाद के बाद जो है आपका खेड़ा सत्याग्रह जो है ये आएगा। इसके बाद जो है आपका रौलट एक्ट आएगा। ठीक है, तो ये खेड़ा सत्याग्रह जो आपका हुआ था दोस्तों, खेड़ा नहीं होगा, खेला सत्याग्रह। ठीक है, ये आपका हुआ था 22 मार्च 1918 को। ठीक है, 1918 को 22 मार्च 1918 से 5 जून 1918 तक चला था। कब तक चला था? 5 जून। ठीक है, 5 जून, 22 मार्च से 5 जून तक 1918 में आपका खेला सत्याग्रह हुआ था। इसके बाद अहमदाबाद सत्याग्रह जो था दोस्तों, अहमदाबाद सत्याग्रह आपका ये फरवरी में हुआ था, फरवरी में 1918 को। ठीक है, अहमदाबाद सत्याग्रह। इसके बाद अगर रौलट एक्ट की बात करें हम तो रौलट एक्ट आपका अप्रैल में हुआ था, अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद चंपारण सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो चंपारण सत्याग्रह जो है आपका ये 1917 में हुआ था। ठीक है, तो ये था इसका कालक्रम दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका जो है सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सूची ए और सूची बी का जो है आपको सुमेलित करना है दोस्तों। ठीक है, सूची ए और बी को जो है सुमेलित करना है। सूची ए में आपको दिया हुआ है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। और ये अनुसूची है और अनुसूची में जो प्रावधान या विषय हैं दोस्तों, किस अनुसूची में कौन सा विषय है, ये आपके पॉलिटी से सवाल हैं। तो इसका जो राइट मिलान होगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रथम अनुसूची में जो है दोस्तों, ठीक है, प्रथम अनुसूची में जो है आपका ये हो जाएगा। प्रथम अनुसूची में आपका राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित किए गए हैं। और आपके जो दूसरे में है दोस्तों, ठीक है, दूसरे में जो आपका है द्वितीय में वो आपका ये हो जाएगा कि राष्ट्रपति, न्यायाधीश व नियंत्रक और महालेखक परीक्षक। ठीक है, महालेखक परीक्षक जो है वेतन भत्ता ये सब से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, और अगर आपका बात करें तृतीय अनुसूची में दोस्तों, तो तृतीय अनुसूची जो आपका हो जाएगा वो तृतीय अनुसूची में आपका हो जाएगा शपथ। ठीक है, तृतीय अनुसूची में आपका शपथ ग्रहण कराया जाता है। और चतुर्थ अनुसूची में जो हो जाएगा दोस्तों, वह चतुर्थ अनुसूची में आपका हो जाएगा राज्यसभा में सीटों का बंटवारा।
और पंचम में जो आपका हो जाएगा वो पंचम में हो जाएगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रशासक एवं नियंत्रक। तो ये है दोस्तों आपका पहला अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा अनुसूची में आपका राष्ट्रपति, न्यायाधीश, महानियंत्रक, ये सब का वेतन जो है भत्ता उससे संबंधित है। और दूसरी तीसरी अनुसूची जो है वह शपथ ग्रहण से है। चौथी अनुसूची जो है आपका राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है। और पांचवा जो अनुसूची है वह अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के क्षेत्र में जो है नियंत्रक और प्रशासन से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन जो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा सही दोस्तों, वह ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सूची ए और सूची 2 को जो है आपको मिलान करना है। इसमें भी सूची का जो है आपका मिलान करना है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें आप जब मिलान कीजिएगा तो एस खिलनानी जो है वो स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद जो आपका है इसके बाद आपका रजनी कोठारी, ठीक है, रजनी कोठारी जो हो जाएगा वो इंडिया आफ्टर गांधी। ठीक है, इसके बाद जो आपका है आर गुहा जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट। इसके बाद अतुल कोहली जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा द आइडियाज़ ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, वह ऑप्शन नंबर आपका डी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपको कथनों पर विचार करना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आपको कथन दिया गया है और इस कथनों में से आपका कौन सा सही है, सही कथन को आपको चयन करना है। अनुच्छेद 356 के अनुसार केवल बाहरी थ्रेट के आधार पर सरकार आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। आपात स्थिति की उद्घोषणा के साथ ही शक्तियों के बंटवारे का संघीय ढांचा व्यावहारिक तौर पर निष्प्रभावी हो जाता है और सारी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथ में चली जाती है। आपातकाल के दौरान ही संविधान का 42वां संशोधन पारित हुआ था। 42वें संविधान संशोधन के जरिए हुए अनेक बदलावों में एक था देश के लेजिस्लेचर के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष करना। तो यानी कि इसमें से कौन सा आपका सही कथन है वो आपको बताना है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो राइट हो जाएगा। केवल 2 और 3 जो है ये आपके राइट हैं। ठीक है, केवल 2 और 3 जो है ये राइट हैं, बाकी जो है ये आपके 1 और 4, ये 1 और 4 आपके गलत हैं। सही कथन जो है ये दोनों हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा किए गए कार्यों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। संविधान सभा का जो कार्य किया गया है उसको सही रूप से आपको व्यवस्थित करना है दोस्तों, और सही कथन का जो है इसमें चयन करना है। तो संविधान सभा में अंबेडकर का प्रथम अभिभाषण, या संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना, राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन, या नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव। तो इसमें जो है आपको सही कथन का चयन करना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो राइट है, वो सही है। तो आपके ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये तो कुछ अजीब ही है दोस्तों, ये मिस प्रिंट हो गया है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे 4 1 2 4 यानी कि ये 4 1 2 3 नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, 3 नहीं होगा आपका 1 2 4। ठीक है, ये जो है आपके सही हैं 1 2 4, बाकी आपके सारे कथन तीसरा नंबर जो कथन है वो गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपका है कि सूची का मिलान करना है। एक तरफ बांध का नाम दिया गया है और एक तरफ आपका नदी का नाम दिया गया है। ठीक है,
तो आपको जो है इस कथन का मिलान करना है बांध और नदियों का। तो आप देख पा रहे हैं कि निजाम सागर बांध जो है वो आपका मंजीरा नदी पर है, ठीक है। सोमाशिला बांध जो है, सोमाशिला बांध ये पोनार नदी पर पड़ता है दोस्तों। और नपता झकड़ी बांध जो है ये आपका सतलज नदी पर पड़ता है। और लिंगन मक्की बांध जो है ये आपका जो है शरावती नदी पर पड़ता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन इसमें से कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और ये आपका जीके का अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों, ठीक है। और ये भी आपका सूचीबद्ध है, सूची 1 और सूची 2 को जो है मिलान करना है, ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी लिखा हुआ है दोस्तों और मिलान करने के लिए दे दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि सूची 1 में क्या है और सूची 2 में क्या है, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि सूची ए में जो है वह भूगोल वेदा जिन्होंने स्टॉप एंड गो डिटरमाइजिन की अवधारण पेश किया, ठीक है। तो इसका जो सही मिलान होगा आपको साथ में हम मिलान करते हुए भी बता देते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें साथ में ही आपको मिलान भी हम बताते चलते हैं, ठीक है। भूगोल वेता जिन्होंने स्टॉप एंड गो डिटरमर्जिन की अवधारणा पेश किया वह कौन था? तो आपका ये 2 नंबर जो है ये राइट हो जाएगा। 2 नंबर ये जो है आपका ग्रिफिथ टेलर, ठीक है, ग्रिफिथ टेलर, यानी कि ए का 2, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों आप। इसके बाद आपका बी नंबर में जो है वो भूगोल वेदा जिन्होंने कहा कि जलवायु मनुष्य उसकी संस्कृति और भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को गहराई से प्रभावित करता है। तो इसका जो हो जाएगा वो आपका बोला था एल्सवर्थ हटिंगटन, ठीक है, हटिंगटन। तो ये आपका बी का 1 हो जाएगा, आप याद रखिए दोस्तों। और सी है, सी में आपका भूगोल वेता जिन्होंने द न्यूज वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन पॉलिटिकल्स जियोग्राफी पुस्तक लिखी, किसने लिखा था दोस्तों? तो आपका ईसा उमेन, ठीक है। सी का 4 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा। और बी का जो है आपका बी का ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ये ए हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। और जाहिर सा है कि ये अब डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो डी में कौन है? भूगोल वेता जिन्होंने यह राय दी कि प्रकृति अनिवार्य नहीं है बल्कि अनुमेय है। तो ये किसने बोला था? जीन्स ब्रून्स ने, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके ऑप्शन जो है वो ए जो है राइट हो जाएगा। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपके 30 MCQ प्रश्न जीके का। अब जीएस का जो है 20 MCQ प्रश्न हम करते हैं। और आपके एग्ज़ाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। आपको ये कथनों में इसलिए प्रश्न को इस बुक में शामिल किया गया है कि आप एक प्रश्न के माध्यम से जो है कई सारे प्रश्न कर लें ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, ठीक है। इसलिए आपको जो है इस तरह की प्रश्न को जो है दिया गया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं साइंस का पहला प्रश्न कि फिलाटेलिस्ट का क्या करता है? फिलाटेलिस्ट क्या करता है? तो फिलाटेलिस्ट जो है वो क्या करता है? सिक्के जमा करता है, डाक टिकट जमा करता है, पक्षियों की तस्वीरें जमा करता है या पंख जमा करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डाक टिकट जमा करता है, ठीक है। डाक टिकट जो है वो जमा करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि माँ पौधे की भांति
पौधा मिलता है बीजों से, तना काट काट के, या इनमें से किसी से भी नहीं, या इन दोनों से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तना को जब आप काटते हैं तो माँ पौधे की भांति जो है पौधा आपको प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन है एक शर्करा, एक एमिनो अम्ल, एक एस्टर, एक पेप्टाइज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक एमिनो अम्ल जो है वो आपका आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन जो है वो है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र जो है उसे क्या कहा जाता है? क्रोनोमीटर, एनीमोमीटर, ऑडियोफोन या ऑडियोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ऑडियोफोन। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए ऑडियोफोन का उपयोग किया जाता है। हीरे की खनिज बनावट क्या है? कार्बन, नाइट्रोजन, निकेल या जस्ता। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बन से जो है हीरे बनता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विटामिन सी का जो भंडार है वह हमारे शरीर में नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? लोहे के, कैल्शियम के, आयोडीन के या सोडियम के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, लोहे का। ठीक है, लोहे के संश्लेषण में जो है अवशोषण में आपका विटामिन सी जो है वो मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि ऑक्टोपस जो है वो एक संघपाद है या शूलचर्मी है, एक हेमिकार्डा है या एक मृदु कवची मोलस्का है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा, एक मृदु कवकी या मोलस्क जो है वो ऑक्टोपस है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? बैंगनी और नारंगी का, नीला और लाल का, इंडिगो और पीला का, पीला और बैंगनी का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों राइट हो जाएगा, नीला और लाल का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तना है? शलजम, अदरक, गाजर या शकरकंद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, तना का जो रूप है आपका अदरक है। शलजम, गाजर और शकरकंद जो है ये जड़ का भाग के रूप में आता है, इनकी अदरक जो है आपके तना में आता है, अदरक, आलू। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि डायनेमा एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है। डायनेमो जो है वो एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य जो है डायनेमो के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? TNG, TNP, TNA या TNT। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, TNG जो है ये आपका एक विस्फोटक नोबेल तेल के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव में क्रोमोसोम्स की वास्तविक स्थिति होती है 22 ऑक्टोसोम्स और एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र, 21 जोड़ी ऑटोसोम्स और एक जोड़े लिंग गुणसूत्र, या केवल 22 जोड़े ऑटोसोम्स या 22 जोड़े ऑटोसोम्स और एक जोड़े लिंग गुणसूत्र। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी जो है
राइट हो जाएगा। 22 जोड़े ऑटोसोम्स और 1 जोड़े जो है लिंग गुणसूत्र इसमें पाया जाता है मानव क्रोमोसोम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि AIDS एड्स का जो है वो पूरा नाम क्या है। आर्टिफिशियल्स इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम या एडेट इम्यून डेफिशिएंट सिंड्रोम, एग्रेवेटेड इम्यूशंस डिफेंशिएंट सिंड्रोम या एक्वायर्ड इम्यून डिफरेंशिएसी सिंड्रोम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यून डिफेंशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स का ये पूरा नाम होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 2 क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में अंतर कितना होता है, 12, 14, 8 या 16। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 14। ठीक है, इसमें द्रव्यमान का जो अंतर होता है वो आपका अंतर 14 पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। यानी कि गोलीय दर्पण जो है उसका मुख्य अक्ष के बारे में आपको इस कथन पर विचार करना है और सही कथन का जो है पहचान करना है। यह दर्पण पर अभिलंब होता है, आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है या मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। 1 और 3 जो है ये आपका राइट है और 2 जो है ये गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पृथ्वी के परितः परिक्रमा का रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उतना ही दूर पर अस्तित्वहीन होता है, चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है या उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है या उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट हो जाएगा। जो भी कृत्रिम उपग्रह है पृथ्वी के चारों ओर जो घूमता है उसकी गति के लिए जो है आवश्यक त्वरण प्रदान करने का काम आपका पृथ्वी करता है, इसलिए पृथ्वी पर जो है वो उपग्रह नहीं गिरते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों के डब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, ऐसा क्यों किया जाता है। टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है या टीन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। टीन की अपेक्षा जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए जो है जिंक का प्रयोग नहीं किया जाता है खाद्य पदार्थों के डब्बों में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और ये आज का जो है आपका अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों। ठीक है, और ये प्रश्न जो है बहुत ही बड़ा है, इसके बाद ऑप्शन आपको देखना है। तो बाज़ार में बिकने वाला एफस्ट्रेम कृत्रिम मधुरक है, यह एमिनो अम्ल से बना होता है और अन्य एमिनो अम्लों के समान ही कैलोरी प्रदान करता है। फिर यह भोज्य पदार्थ में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके इस इस्तेमाल का क्या आधार है, यानी कि इसके आधार को आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में जो आपका आधार दिया गया है, एस्पेरटेम सामान्य चीनी जितना ही मीठा होता है, किंतु चीनी के विपरीत यह मानव शरीर में आवश्यक एंजाइमों के अभाव के कारण शीघ्र ऑक्सीकृत नहीं हो पाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी आपका कहता है कि जब एस्पेरेट्रम आहार प्रसंस्करण में प्रयुक्त होता है तब उसका मीठा स्वाद तो बना रहता है किंतु यह ऑक्सीजन प्रतिरोधी हो जाता है। एस्पेरटेम चीनी जितना ही मीठा होता है किंतु शरीर में अंतर्ग्रहण होने के बाद यह कुछ ऐसे उपचयों में परिवर्तित हो जाता है जो कई कैलोरी नहीं देता है। तो ये जो है दोस्तों आपका आधार आपसे पूछा है, तो इसमें कौन सा आधार इसका होगा। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यही आपका डी जो ऑप्शन जो है ये आपका राइट हो जाएगा।
एस्परटेम सामान्य चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है, अतः थोड़े से एस्परटेम में बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। ये ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा 50 नंबर का। तो ये था दोस्तों आपका आज का 50 MCQ प्रश्न। ठीक है, इसमें से 30 MCQ आपका जीके का था और 20 MCQ प्रश्न जो था वो साइंस का था। इस तरह से प्रत्येक दिन आपको अब वीडियो दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, और बहुत ही जल्द आपका झारखंड जीके का भी वीडियो हम लाने वाले हैं, तो आप चैनल में बने रहें। और जो नए दोस्त हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह का वीडियो इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। चलिए, आपसे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।